हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज़ करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब सेल थ्योरी एम्फेसाइज हुई थी, तो सेल थ्योरी ने हमारी क्या हेल्प करी? पहली बात तो सेल थ्योरी ने बहुत मिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। इन द सेंस कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक छोटी सी सेल वो इतने सारे काम कैसे कर ले रही है। हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स हैं और वो सेल हमारी बॉडी के अंदर इतना बड़ा बड़ा काम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब कौन कर रहा है? बेसिक यूनिट सेल से ही तो करवाया जा रहा है ये सारा काम। तो सेल थ्योरी ने काफ़ी मिस्ट्री भी क्रिएट कर दी थी और इसने एक यूनिटी, मतलब एक वे भी बता दिया हमें पढ़ने का कि हाँ, हम इस फ्लो में हम पढ़ सकते हैं अपनी बायोलॉजी को, ठीक है। अब इसमें क्या है? रीड बायोलॉजी इन द स्मॉलेस्ट पार्ट नोन एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी को स्मॉल पार्ट्स में पढ़ रहे हैं तो उसे हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं। मतलब जैसे कि बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसे हम स्मॉल पार्ट में पढ़ रहे हैं तो हम उसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी इसे क्यों बोलते हैं? ये फिजियोकेमिकल अप्रोच फॉलो करती है। फिजियोकेमिकल अप्रोच मतलब इसमें फ़िज़िकल रिएक्शंस भी होती हैं और केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। जैसे कि फ़िज़िकल रिएक्शन, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती है? फिज़िकल रिएक्शंस भी होती हैं और केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। जूसेस का सिक्रीट होना, है ना। हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं ताकि जो हमारा सेल है वो लिविंग स्टेट में रह पाए। तो फिज़िकल रिएक्शन भी हो रही है और केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। जब फिज़िकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन दोनों होती है उसे हम फिज़िको केमिकल अप्रोच कहते हैं। और ये फिज़िको केमिकल अप्रोच के थ्रू हम काफ़ी टाइप की मॉलिकुलर टर्म भी हम डिफ़ाइन कर पा रहे हैं, मतलब डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है, उनका पैराग्राफ दे रखा है बायोलॉजी की बुक में, रामचंद्रन के बारे में दे रखा है। इसमें वैसे नीट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि साइंटिस्ट के ऊपर पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, तो हम इसे भी रिवाइज़ कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था? फाउंडर हैं ये मद्रास स्कूल के। इन्होंने एनालाइज किया था क्या? बाइपोलर मतलब अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के ऊपर काम किया था। मतलब इन्होंने डिस्कवर ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का डिस्क्राइब करा था। और ये चीज़ उनकी किस में पब्लिश्ड है कि इन्होंने ये डिस्क्राइब करा था? ये उनकी नेचर करके एक जर्नल है उसमें पब्लिश्ड है। ये कब इन्होंने डिस्क्राइब करा था? 1954 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। और ये इन्फ्लुएंस थे किससे? पॉलिंग से काफ़ी ये इन्फ्लुएंस्ड है। पॉलिंग भी एक साइंटिस्ट ही थे। इन्होंने जो पॉलिंग है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्टडी की थी स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा प्रोटीन के अल्फ़ा एंड बीटा स्ट्रक्चर पे उन्होंने स्टडी की थी। किसने? पॉलिंग ने। पॉलिंग से कौन इंस्पायर्ड थे? रामचंद्र इंस्पायर्ड थे। अब रामचंद्र इनसे इंस्पायर होके उन्होंने क्या करी? स्टडी करी। किस पे? कोलेजन पे उन्होंने स्टडी करी, ठीक है। अब हमारे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है हम उस पर आ जाते हैं। इनएनिमेट क्या होता है? जिनके पास कोई सेल ना हो। जैसे कि हमारे हाथ में पेन है, पेन के पास कोई भी सेल नहीं है, पेन के पास एटम्स है, ठीक है। पेन के पास कोई सेल नहीं है तो वो क्या हो गया? इनएनिमेट हो गया। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग हो गया, वो नॉन लिविंग, ठीक है। जिसके पास सेल होता है, जिसके पास एक भी सेल है ना, उसे हम नॉन लिविंग नहीं कह सकते। जिसके पास एक भी सेल है वो लिविंग आ जाएगा, वो लिविंग में गिना जाएगा, ठीक है। उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अभी आगे मैं बताती हूँ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो आप करेक्शन कर सकते हो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं? सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। या तो वो एक सेल से बना होगा या फिर मल्टीपल सेल से बना होगा। अब जैसे ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर।
यूनिसेलुलर में क्या होता है, ओनली वन सेल प्रेजेंट होता है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मोर देन वन सेल प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है, ये हो गए हमारे यूनिसेलुलर के एग्जांपल। मल्टी सेलुलर के एग्जांपल क्या हो गए, ह्यूमंस हो गए, फिश हो गई और बर्ड्स हो गई, ये सारे क्या हो गए, मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ सेल में जो जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में पढ़ेंगे हम। डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले सेल किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले सेल देखा था, ग्रीन कलर ले लेता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले सेल देखा था और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डेड सेल ऑब्जर्व किया था जिसमें केवल सेल वॉल प्रेजेंट थी। इन्होंने उस सेल को नाम क्या दिया था, सेलुलर। सेलुलर क्यों दिया था, क्योंकि उसमें ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे थे, रूम लाइक, जैसे हनी कॉम अपीयरेंस, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे। इन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोला, सेलुलर, जिसे हम आज सेल बोलते हैं, ठीक है। अब बारी आ जाती है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था उसमें, ठीक है। और ये सेल किसका देखा था, इन्होंने बैक्टीरिया का देखा था। इन्होंने किसका देखा था, इन्होंने एक प्लांट का देखा था, जो कि डेड स्किन होती है ना प्लांट की, उसका सेल देखा था। किसने, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने किसका देखा था सेल, बैक्टीरिया का देखा था। उसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब प्रेजेंट था, क्योंकि वो लिविंग था, ठीक है, इसलिए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अब ये हमारा एक अभी हमारा एक छोटे छोटे से ये हैं टर्म्स हैं। टर्म्स क्या मतलब, हाँ, प्रोटोप्लाज्म आप किसे कहते हो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन्हें मिलाकर हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट करी थी, शिल्डन ने और श्वान ने फॉर्मुलेट की थी, ठीक है। शिल्डन ने 1838 में हमें क्या बताया था, उन्होंने मतलब स्टडी की थी प्लांट्स पे, और ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, कौन, शिल्डन। और जो श्वान थे उन्होंने 1839 में स्टडी की थी, किस पे, एनिमल्स पे। इन्होंने बताया था कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, डिलिमिटिंग लेयर होती है, मतलब आउटर लेयर होती है सेल की, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है किसमें, एनिमल्स में, ठीक है, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। श्वान ने और क्या बताया, इन्होंने क्या किया, इन्हें मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी हो गई कि अगर क्या नाम है, इसमें तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एनिमल में तो हम देखते हैं कि सेल वॉल, मतलब क्या नाम है, प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन है या नहीं। तो इन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो इन्होंने क्या घोषित कर दिया, सेल वॉल को एक यूनिक करेक्टर बता दिया, किसका, प्लांट का, और जो कि है भी सिर्फ प्लांट में। और बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया के, ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के बस। माइकोप्लाज्मा को इसलिए ही जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल देता है, प्लांट किंगडम में ही आ जाता है, ठीक है। अब क्या आ जाते हैं इसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं सेल थ्योरी के। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, ये लोग ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल है वो कहाँ से मिलता है हमें, सेल फॉर्म कहाँ से होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। उन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, मतलब जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होते हैं, मतलब सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है डिवाइड होके, ऐसे ही हमारे सेल बनते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारे सेल बनते रहते हैं। इन्होंने और एक चीज़ क्या हुई थी, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप हो गई थी, जिसने क्या किया था, ईजी कर दिया था सेल की स्टडी को। हम उसके ऑर्गेनिजम्स सब ईजिली पढ़ पा रहे थे बेसिकली। एन ओवरव्यू ऑफ सेल में देख लेते हैं। यू हैव 1 सेकेंड, कौन सा कलर है, ब्लू ले लेते हैं। You have earlier observed cells in an onion peel and human cheek cell under microscope. आपने कभी ना कभी देखा ही होगा एक अनियन पील सेल,
और एक ह्यूमन चीक का सेल, लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज़ अ टिपिकली प्लांट सेल। अनियन सेल क्या है, वो एक प्लांट सेल है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, उसके पास क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये जो सेल वॉल है ना, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये अंदर सेल है फिर। ठीक है, the cell wall of the human cheek have an outer membrane as a delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. delimiting structure क्या है, अब एनिमल्स की delimiting structure क्या है, ह्यूमन चीक सेल किस में आ जाता है, एनिमल में आ जाता है। उसकी delimiting structure क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दो मेम्ब्रेन कवर करती है न्यूक्लियस को, और ये दो मेम्ब्रेन किस में कवर करती है, सिर्फ यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें कवर करती है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे नेकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आ जाता है, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलेंगे। वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोट। जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है उन्हें हम प्रोकैरियोट बोलेंगे। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। कोई भी सेल हो, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, उसके अंदर साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ज़रूर प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी ही सारी केमिकल एक्टिविटीज़, सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है ताकि हम सेल को एक लिविंग स्टेज पे रख पाएँ। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेलुलर एक्टिविटीज़ किस में परफॉर्म होती हैं, साइटोप्लाज्म में, जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। कौन, साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ठीक है, अगर सेलुलर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो वो सेल डेड माना जाएगा। साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, लिविंग स्टेट में रखती हैं सेल को। Beside the nucleus, the eukaryote cell have other membrane-bound distinct structures called organelles. यूकैरियोट्स के पास और भी membrane bound structures होते हैं जिन्हें हम organelles बोलते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोट सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास ये सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते। ठीक है, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। अब जो राइबोसोम्स होता है वो नॉन मेम्ब्रेन होता है, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, किसके पास, राइबोसोम के पास। ठीक है, और ये दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। अब इससे आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं था किसमें, प्रोकैरियोट में। एक खाली राइबोसोम है ऑर्गेनेल जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, जो कि किसमें प्रेजेंट है, यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हमारा राइबोसोम है ना, वो साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलता है, और क्या कहते हैं, हमारा क्लोरोप्लास्ट में मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। बहुत मोटा पेन हो गया तो, है ना। हमारा जैसे कि राइबोसोम हमारा प्रोकैरियोट में प्रेजेंट था। ठीक है, प्रोकैरियोट में हमारा प्रेजेंट था और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट था। और मतलब जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी राइबोसोम्स होता है।